और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय बेहद संवेदनशील है। देश में यह सुबह से ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जब से यह खबर सार्वजनिक हुई है कि संसद का जो सत्र अभी शुरू होने जा रहा है, उससे ठीक पहले लोकसभा के द्वारा असंसदीय शब्दों के संदर्भ में एक नई पुस्तिका जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि संसद में कौन कौन से शब्दों का बोलना वर्जित होगा और अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। इसी पर केंद्रित हमारा आज का विषय है असंसदीय पर लगाम या आलोचना पर विराम। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है, ये विषय इसलिए चुनना पड़ रहा है कि जिन शब्दों का चयन असंसदीय के तौर पर इस पुस्तिका में किया गया है वो अमूमन आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। भाषा के संदर्भ में कई परिभाषाएं हमारे बीच में मौजूद हैं। मूलतः भाषा के संदर्भ में कहा यह जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। कुल मिलाकर विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाती है। और भाषा के अंदर कई प्रकार के तत्व होते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का उपयोग किया जाता है। विशेषण जो होता है वह मूलतः किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, चाहे वह उसके गुण के संदर्भ में है, दोष के संदर्भ में है, रूप के संदर्भ में है, परिमाण के संदर्भ में है, रंग के संदर्भ में। और जिन शब्दों को लोकसभा के द्वारा जारी सूची के द्वारा प्रतिबंधित किया है, उनमें से शब्द कौन से हैं? जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, चमचा, दुर्व्यवहार, शर्मिंदा, धोखा, बचकाना, भ्रष्ट, कायर। तो तमाम विपक्ष के नेता आज सुबह से ये चिल्ला रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिलाकर प्रतिबंधित क्या क्या किया है। सीधे तौर पर किया यह गया है कि सरकार के कामों की आलोचना करने के संदर्भ में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई अब बोलें क्या और करें क्या। तो हम इसी पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई संसद में सांसदों के द्वारा जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था वह मर्यादा का उल्लंघन था, वह असंसदीय था। इन शब्दों के इस्तेमाल से सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार की गरिमा की हानि होती थी। जिन कार्यों की आलोचना के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, अब ये शब्द अगर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे तो आलोचनाओं के लिए क्या नए शब्द ईजाद करने पड़ेंगे? क्या भाषा को समृद्ध करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है कि कुछ नए शब्द गढ़े जाएं, कुछ नए शब्द चुने जाएं? जैसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन के दौरान एक शब्द इस्तेमाल किया था, आंदोलनजीवी। इसकी प्रतिक्रिया में विपक्ष ने इस्तेमाल किया था, जुमलाजीवी। पता चला जुमलाजीवी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब क्या विपक्ष के नेताओं को नए शब्द खोजने पड़ेंगे? विषय गंभीर है, यह मजाक का विषय नहीं बल्कि संजीदगी से लिए जाने वाला विषय है। इसलिए है कि अगर सरकार की आलोचना करने के संदर्भ में इस प्रकार के शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो फिर संसद की अहमियत क्या रह जाएगी, यह विचार कई लोगों के जहन में आज उभर कर आया है। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। कई संजीदा लोग इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और एक संजीदगी भरी बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है, जो महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के द्वारा दिया गया, कि जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। हरिशंकर परसाई ने ये व्यंग्य के माध्यम से कहा था। हम विचार करें, जो सूची आज सार्वजनिक की गई है वह हमारे लिए शर्म का विषय होना चाहिए या गर्व का विषय होना चाहिए? इस सूची की सराहना होनी चाहिए या आलोचना होनी चाहिए? इस सूची को स्वीकार किया जाना चाहिए या इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए? या आप अपने जहन में विचार को रखें और इसके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश के प्रख्यात पत्रकार राहुल देव जी खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ देश के प्रख्यात पत्रकार रहे और गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत जी भी खास तौर पर इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी भी मौजूद हैं। साथ ही संघर्षशील नेता, कई बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकरलाल तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में संसदीय मामलों के मर्मज्ञ के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं राहुल देव जी से करना चाहूँगा। राहुल देव जी और कुमार प्रशांत जी के रूप में दो विचारक आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, जिनका अपना सार्वजनिक जीवन भी मर्यादा की एक मिसाल है। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो पुस्तिका
के माध्यम से शब्द सार्वजनिक हुए हैं जिन्हें असंसदीय करार दिया गया है, या लोकतंत्र की जड़ों में मठा डालने की कोशिश है या पानी डालने की कोशिश है? राहुल जी, आपसे समझना चाहते हैं, भाषा को लेकर लंबे समय से आप मुहिम चला रहे हैं, आपकी मुहिम को कितना इसने आज ऊंचा उठाया है या कितना नीचे गिराया है, जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। राहुल जी, थोड़ा आपके माध्यम से मिले जनता को जानकारी। धन्यवाद हिमांशु जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जैसा मुझे बताया गया है 1500 शब्दों की सूची, इस पर हंसूं कि रोऊं, चिंता करूं कि चिंतन करूं या हंसूं, मतलब इसमें हास्य भी है और रुदन भी है, बहुत कुछ है, अद्भुत है, विलक्षण सूची है जी। तो अब मैं देख रहा था जो जो शब्द मैं इधर उधर से ढूंढ के लिख सका, करीब 50 शब्द 55 शब्दों मैंने शब्दों को लिखा, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जी जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के की बहसों में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में भी पाए जाते हैं। जी तो वो शब्द भी अब असंसदीय कैसे हो गए। जी दूसरी बात, आप उस पर टिप्पणी और कर ही चुके हैं, मैं भी उसमें लगता है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल पिछले सत्रों में शायद सत्तारूढ़ पक्ष के लिए या उसके लोगों के लिए किया गया, उनमें से कई शब्दों को इस प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। जी तो क्या ये एक तरह से शब्दों को चुरा कर विपक्ष को निशब्द करने की तैयारी है जी कि आप उसके पास शब्द ही ना छोड़े कि वो आलोचना कैसे करे, किन शब्दों में करे। जी और अगर वो करेगा तो फिर सदन में बोलने पर देखिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जी ये लोकसभा अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया है। जी सदन में संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा सदन के प्रत्येक सदस्य को, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में भी ये है, पूर्ण स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, वो जो चाहे बोल सकता है और बाहर किसी भी अदालत के लिए वो जवाबदेह नहीं है संसद में बोली गई बातों के लिए। जी लेकिन अगर वो इन शब्दों को बोलेगा तो ये कार्यवाही, सदन की कार्यवाही में दर्ज नहीं होंगे, इनको निकाल दिया जाएगा। तो रिकॉर्ड जो है संसद का वो अधूरा सा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि संसद ने क्या कहा। तो ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि जिस शब्द को इसमें असंसदीय बताया गया है मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए कहूंगा ये बहुत बचकानी सूची है और बहुत बचकानी और संकीर्ण भाषा की समझ का सूचक है। मैं थोड़ा विस्तार देना चाहूंगा राहुल जी, ये समझ का संकट है या समझ का अतिरेक है? ये समझ जरूरत से ज्यादा होने का नतीजा है या समझ की कमी का नतीजा है? क्या वाकई ये समझ की कमी का नतीजा है? आपका पत्रकारिता जीवन इतना लंबा है, क्या आप वाकई मान रहे हैं जिन्होंने ये सूची तैयार की उनमें समझ नहीं थी, या सरकार के हितों की समझ ज्यादा हो गई? उन्हें लगा कि सरकार के संदर्भ में हम क्या और कुछ करके नहीं दे सकते हैं, तो हम ये करके दे सकते हैं कि सामने वाले सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही ना सकें, ऐसा कुछ करके देते हैं। तो इस समझ को सराहेंगे, समाज की आलोचना करेंगे, या समझ को खारिज करेंगे? राहुल जी, देखिए, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि सरकार में वर्षों दशकों के अनुभव के बाद भी लोगों को सरकार के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर भी, सांसदों के स्तर पर भी और चीजों की समझ बहुत भले ही हो, लेकिन भाषा के गंभीर पक्षों की समझ बहुत कम है। जी एक तरह की भाषा की नासमझी, ये मैं 4 साल लोकसभा में बैठकर देख चुका हूँ, भाषा पर चर्चा करके देख चुका हूँ। जी तो इसलिए आप उसको नासमझी कहें या अतिरेक कहें, कुछ भी कह सकते हैं, जी लेकिन मोटी बात यह है कि इसका इसका मंतव्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है और इसके पीछे की सोच क्या है, वो जी चिंताजनक है। मंतव्य क्या है, सोच क्या है, वो चिंताजनक है। पर उस मंतव्य और सोच को स्पष्ट शब्दों में व्याख्या किससे कराऊं, तो इसके लिए मेरे पास खरी खरी बात कहने वाले कुमार प्रशांत जी हैं। कुमार प्रशांत जी से समझने की कोशिश करता हूं, उन्होंने भी अपना जीवन शब्द की साधना में ही लगाया है। तो कुमार प्रशांत जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। सदन में आप बोल सकते हैं, लेकिन वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा तो समाचार पत्रों के द्वारा उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जिस संविधान की धारा का उल्लेख, अनुच्छेद का उल्लेख राहुल जी कर रहे थे, कुमार प्रशांत जी, 105(2), जिसके तहत सांसदों को संरक्षण मिला हुआ है, विधायकों को संरक्षण मिला हुआ है बोलने के संदर्भ में बाहर की जवाबदेही न होने का, अब लग गया है। ये शब्द बता रहे हैं, जो शब्द सरकार के कामकाज की आलोचना के लिए प्रयोग में लाए जाते रहे दशकों से, उनको प्रतिबंधित किया गया है। मंशा क्या है इसके पीछे? जो कुछ
आपने भूमिका में कहा और जो कुछ राहुल जी ने कहा, जी उसके बाद हम लोगों के कहने के लिए बहुत बचता क्या है। जी तो लगता है बातचीत ही असंसदीय करार दी जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं शायद ऐसे कहूँ तो ज़्यादा सोचने लायक बात है कि अगर संसद ही असंसदीय हो जाए, पार्लियामेंट अनपार्लियामेंट्री हो जाए, तब हम पार्लियामेंट्री शब्दों को लेकर बहस करें, इससे ज़्यादा खोखली बात कुछ हो ही नहीं। तो मेरी चिंता किसी और जगह पर है जी कि मैं देख रहा हूँ कि ये संसद रह ही नहीं गई है। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, किसकी कितनी संख्या है, वो सवाल नहीं है। संसद का मतलब है एक अच्छी खुली बहस होने की जगह। अगर वो जगह खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसकी चिंता होनी चाहिए। कई सारे शब्द, राहुल जी ने तो कहा एक लंबी सूची ही बनी हुई है, आपने कहा एक बुकलेट बनी है, मैंने तो देखी नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर जुमला जीवी शब्द असंसदीय है, जी तो आंदोलन जीवी शब्द के बारे में क्या कहेंगे आप? जी और फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि शब्द हमारे विमर्श में लेकर कौन आया है और कब आया है। वही लाया है जो सबसे बड़ा जुमलेबाज है। तब फिर सोचना पड़ता है कि क्या उसको आप असंसदीय व्यक्ति कहेंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो फिर आपकी पूरी सूची का क्या होने वाला है। इतने सारे शब्द अगर असंसदीय हैं तो शब्दकोश को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश में ही ये सारे शब्द हैं। जी शब्दकोश ही अगर बेमतलब के हो जाएं तो क्या कहा जाए फिर। मैं ऐसे देखता हूँ कि शब्दों की विविधता ही किसी भाषा की शक्ति होती है। जी हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले लोग जो हैं वो ये सूची प्रसारित करते हैं कि इस साल कितनी भाषाओं के कितने शब्द उन्होंने अंग्रेजी में शामिल किए हैं। कसौटी एक ही होती है कि उन शब्दों से अंग्रेजी समृद्ध हो रही है या नहीं हो रही, ज़्यादा संप्रेषणीय हो रही है कि नहीं हो रही है, ज़्यादा अर्थवान बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर उनको शब्द कहाँ से आए हैं इसकी बहुत फिक्र नहीं होती है। अब नाटक, धोखा, शर्म, दिखावटी, बाल बुद्धि जैसे शब्द अगर असंसदीय करार दिए जाएं तो ये बाल बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर टेबल पीटने को असंसदीय कह दिया जाए तो प्रधानमंत्री क्या करें, क्योंकि सबसे ज्यादा टेबल पीटते हुए दिखाई देता है। मैं तो हैरान रह गया पढ़ करके कि शकुनी शब्द भी असंसदीय है, जो इन लोगों को पता होना चाहिए कि महाभारत की परंपरा से निकला हुआ शब्द है। उसको एक भाव के रूप में हिंदी में शामिल कर लिया गया है। आप शकुनी कहते हो तो बहुत सारी बातें आपसे आप ही आपके सामने आ जाती हैं। तो इस तरह की स्थिति बना दी गई है। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि गाली और अपशब्द, जी इन दो को छोड़ दीजिए तो कोई भी शब्द असंसदीय नहीं है। जी इतनी मजबूत हमारी संसद बननी चाहिए, इतने खुले इरादों वाली हमारी संसद बननी चाहिए, और भाषा की ऐसी समझ उसकी होनी चाहिए। तो कुल मैं अगर मिला के भूल नहीं कुमार रहा हूँ तो प्रशांत जी की खिन्नता है इस सूची के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने बात बड़ी मार्मिक कही। बोले आप शब्दों की चिंता कर रहे हैं, यहाँ संसदीय असंसदीय होती जा रही है, अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है, तो इसके संदर्भ में आप शब्दों के संदर्भ में कहाँ पीछे पड़े हैं। चिंता का तो दौर कुछ और ही है, विषय कुछ और ही है। तो ऐसी गंभीर टिप्पणी के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो इस चर्चा का हिस्सा बने हैं उनके पास जाऊं और उनकी सोच को सार्वजनिक करूं। तो शंकरलाल तिवारी जी मेरे साथ में हैं, अपनी उग्रता के लिए ख्यात है। जनता के बीच में इन्हीं शब्दों को प्रयोग करते हुए हम उन्हें दशकों से देखते आए हैं। शंकरलाल जी, आज आपको ज्ञान मिला है लोकसभा की सूची के माध्यम से कि जो आप जनता की बात रखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया करते थे, ये सरकार बहरी है, ये सरकार निकम्मी है, ऐसे शब्द हमने आपके मुंह से बहुत खुलकर सुने हैं। आज पता चला कि आप जैसा विवेकवान व्यक्ति भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया करता था। तो थोड़ा बताएंगे शंकरलाल जी, आज अपने आप में आप कितने शर्मसार हो रहे हैं, कितने शर्मिंदा हो रहे हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग आप सार्वजनिक जीवन में करते आए हैं, जिसे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत ने असंसदीय करार दिया है। कितने शर्मिंदा हैं और कितनी भाव के साथ में आप माफी मांगना चाहेंगे इन शब्दों का अपने 5 दशक के राजनीतिक जीवन में इस्तेमाल को लेकर। शंकरलाल जी। मैं सोच रहा हूँ मान जी,
आपने चर्चा का विषय चुना है और इसलिए आप ठीक है माफी मंगवाओ, आप कुछ भी करो, और इसमें ऐसी क्या इतनी बड़ी बात है। जी कुछ शब्दों को चयन किया है और कोई अकेले मिनिस्ट्री ने नहीं किया। संसदीय जो वहाँ सिस्टम है, जी विधानसभा में भी अपने मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ शब्दों की सूची जारी की। जी मैं अपने विद्वान जो वरिष्ठ बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ जी और उनसे ये जरूर कह रहा हूँ कि नहीं, चिंतन भी करिए, चिंता भी करिए, जी क्योंकि लोकतंत्र बिना आपके चिंतन और बिना आपकी चिंता के नहीं होगा। जी बहुत अच्छी बात कही है हमारे जो प्रवक्ता थे, जी पत्रकार जी ने, कि सच ये है कि कभी हिमांशु जी आपसे अपेक्षा है कि बहस चलाइए तो विधानसभा की उपयोगिता और संसद की जो उपयोगिता और प्रासंगिकता है जनता के बीच में, जी और जो वहाँ की स्थिति है, जी और उस स्थिति के लिए अकेले इस शब्दकोश की बात, और मैं क्षमा करिएगा मैंने आप लोगों के मुंह से सुना है जी कि हिंदुस्तान का और हिंदी का जी विशेष करके शब्दकोश इतना छोटा नहीं है जी कि अपन उसमें से 4, 6, 10 शब्द कोई न डिलीट करने लायक थे पर सूची में आ गए। अरे आप वरिष्ठ लोग हो, आप सुझाव दे रहे हो, बहुत कोई अंतिम फैसला है क्या लोकतंत्र में? उसमें अगर विचार आएगा तो संशोधन भी होंगे, इसीलिए हिमांशु ने डिबेट भी रखी, इसलिए अकुलाहट नहीं और कहीं प्रेरित होकर के आलोचना भी नहीं। अभी आदरणीय हिमांशु जी ने कहा था कि ये आलोचना रोकने का प्रयास है। आलोचना रोकने का प्रयास क्या है? बचकाना तो अकेले राहुल भाई को कहा जाता था हमारे है, और बचपने की बात करते हैं। जी तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक सुधार का प्रयास है। जी अगर इसमें कहीं लग रहा है कि कुछ टेक्निकली दिक्कत हो गई है जिससे लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें पुनः चिंता, चिंतन, संशोधन, इसके सबके दरवाजे लोकतंत्र में हमेशा खुले हैं। तो क्या करें? और आज एक प्रयास क्या माफ कीजिएगा शंकरलाल जी, क्या करें? अदालत जाएं इस सूची के खिलाफ हम? शब्द कौन से आपने प्रतिबंधित किए हैं उस पर दृष्टि डालिए शंकरलाल जी। पाखंड, अक्षम, झूठ, असत्य, काला दिन, असत्य, अहंकार, अगर इन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं सदन की चर्चा के दौरान तो ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये असंसदीय हैं। आशय क्या है शंकरलाल जी कि कुल मिलाकर अब देश की विधायिका अर्थात संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, विधानसभा है, ये केवल स्तुति गान के लिए रहेंगी। आपको केवल अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा ही बोलना है। अगर आप आलोचना के स्वर निकालेंगे तो वो प्रतिबंध के दायरे में है, और प्रतिबंध के दायरे में होने के नाते वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। संदेश साफ है कि अब आलोचना स्वीकार नहीं है। क्या आप इस बात को देख नहीं पा रहे हैं, या अपनी पार्टीगत प्रतिबद्धताओं के चलते सत्य को कहने में अब साहस नहीं रहा शंकरलाल तिवारी जी का? जो सत्य शंकरलाल तिवारी की पहचान थी 5 दशक के बाद, ऐसा कौन सा कारण हो गया जो शंकरलाल जी के मुंह से अब सत्य नहीं निकल पा रहा? बताइए ना, इन शब्दों में क्या संसदीय है? मैं कह रहा हूँ ना कि इन पर विचार होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब पहली बार विधायक बन के गया तो हरिजन शब्द चर्चा में थे, अखबार में भी लिखा जाता था, मीडिया में भी था, सब जगह था। पर हाउस के अंदर जब हमने हरिजन बोल दिया तो हमारे सीनियर थे शर्मा जी जैसे लोग और अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा हरिजन विलोपित कर दो, अनुसूचित जाति बोलो। चिंतन तो होनी चाहिए, पर ये आज बहुत अच्छी बात ये हुई है कि विधानसभा के अंदर क्या हम सिर्फ आरोप लगा करके, और जब हमारे साथ ये सुविधा है लोकसभा के अंदर कि यदि हम पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं तो न्यायालय में भी नहीं जा सकते, तो फिर वहां तोल मोल के बोल होने में क्या दिक्कत? वहां पर अगर आरोप लगाते हो आप तो आंकड़े से आरोप लगाइए, किसी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। अब जैसे एक बात अभी आई है कि आपने कहा कायर, बोलचाल की भाषा में कायर लोग कहते हैं, पर यदि पार्लियामेंट में आप किसी को इंगित करके सिर्फ कायर कहना चाहते हैं और पाकिस्तान के मामले में कहना चाहते हैं, चीन के मामले में कहना चाहते हैं, तो ये क्या देश को और पार्लियामेंट को नागवार नहीं होना चाहिए?
ये अच्छा लगना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए भाषणों का अध्ययन करना चाहिए शंकरलाल जी। किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हीं सारे शब्दों के इस्तेमाल के माध्यम से संसदीय बहस को एक नई ऊंचाई दिया करते थे, इसके शायद अध्ययन की जरूरत आपको पड़े। पर मैं इस चर्चा को विस्तार देने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रताप भानु शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस संसद का हिस्सा रहे हैं। आज इन शब्दों को प्रतिबंधित किया गया है, हो सकता है इन शब्दों का कभी इस्तेमाल प्रताप भानु जी आपने भी किया हो, तो कोई माफीनामा आपके माध्यम से सार्वजनिक हो जाएगा क्या? आज पता चला है आपको कि इन शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय घोषित कर दिया गया है, अतीत में आप कर चुके हैं, तो माफी मांगते हैं देश को। थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा किस दृष्टि से देख रहे हैं आप इसे? देखिए हिमांशु जी, जी ये जो बुकलेट प्रकाशित हुई है जी ये अपने आप में ये असंवैधानिक है। जी और जो पार्लियामेंट की नौकरशाही है, जो सचिवालय है जी उसके द्वारा पार्लियामेंट को गवर्न करने की ये कोशिश है सरकार की, जी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब संविधान में 106 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता है, ये ताकत दी है जनप्रतिनिधियों में, सांसदों के लिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी भाषा, अपने विषय को उठाएंगे और उनको क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो ये जो सचिवालय है, इसको ये अधिकार किसने दिया? किस तरह के शब्दों का गठन कर लें, उनका चयन कर लें और एक सूचना प्रकाशित, ये तो अवैधानिक काम किया है। इसमें संसद में जोरदार बहस होना चाहिए और आउटराइटली इस पहल को रिजेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ ये सब यदि कोई असंसदीय भाषा कहता है अपनी स्पीच में, तो स्पीकर को अधिकार है कि उस शब्द को विलोपित कर देते हैं अपने डायरेक्शन से। इसमें तो उनके अधिकारों को ही खत्म कर दिया गया है। स्पीकर के लिए भी अपने अधिकारों को चुनौती है। ये सरकार क्या पार्लियामेंट को डिक्टेट करना चाहती है? क्या हमारे जो शब्दावली है उसमें भी हेरफेर करना चाहती है? उसके इतिहास या उसकी समृद्धता को नहीं समझ रही? बहुत बढ़िया बात राहुल देव जी ने कही, बहुत बढ़िया बात प्रशांत जी ने कही। कितने अच्छा उदाहरण शखनी वाला उन्होंने बताया। ऐतिहासिक शब्द, हमारा पौराणिक शब्द है जयचंद। कैसे लोगों को जयचंद कहा जाता है? और जितने शब्दों को हिमांशु जी प्रतिबंधित करने की ये कोशिश की जा रही है, वो सब मोदी सरकार के ऊपर समय समय पर आक्षेप के रूप में आते रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे बताइए? यदि बोलने पे ही पाबंदी होगी, डेमोक्रेसी में सब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, जो सरकार चलाती है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सरकार कह रही है हमारे मुंह में शब्द डालकर सांसदों के कि हम जो कहेंगे वो बोलोगे आप। ये नहीं हो सकता, ये हमारी डेमोक्रेसी का अपमान है। प्रताप भानु जी इस बहस को एक अलग दिशा दे रहे हैं। उनका कहना है कि संसद सर्वोच्च है, पर उस संसद की सर्वोच्चता को अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। शब्दों को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार की मंशा के तहत। ये प्रताप भानु शर्मा जी का कहना है। प्रताप भानु शर्मा जी थोड़ा चिंतित हैं, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी अतिक्रमित किया जा रहा है। उन्हें तो स्वयं अधिकार है, वो जिन शब्दों को चाहे उन्हें विलोपित कर सकते हैं, पर पहले ही तय कर दिया कि ये शब्द हिस्सा नहीं रहेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में अधिकार कहां रहा? प्रताप भानु जी की चिंताएं अपनी जगह है, पर लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस पर अपना नजरिया दिया है। हम देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहते हैं तकनीकी पहलू को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी इस विषय पर क्या सोचते हैं वो आपसे साझा कर दें। सुनिए क्या कहा है ओम बिरला जी ने इस पर। कि ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 1959 से चल रही है। उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा संवाद के दौरान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष बता रहे हैं ये कुछ नया नहीं हुआ है, तकरीबन 63 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। 1959 से यह सिलसिला चल रहा है, हर साल ऐसी सूची जारी होती है, इस बार भी जारी की गई है। तो देवेंद्र वर्मा जी मेरे साथ में उस इतिहास की व्याख्या करने के लिए
और इस मंशा को समझने के लिए। तो देवेंद्र वर्मा जी, आपसे समझना चाहता हूँ, ये वाकई लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों का अतिक्रमण है, या आप प्रताप भानु शर्मा जी की इस चिंताओं के साथ में हैं कि ये सरकार के द्वारा संसद में अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की एक ईमानदार कोशिश है, या तीसरा कोई पहलू आपके जहन में है जो हमारी बाकी बहस से इतर हो? देखिए, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस जी या असंसदीय शब्द जी कोई पहली बार प्रकाशित हुआ है ऐसा नहीं है। जी ये सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ 1990 में, जी जब 59 से लेकर और 90 तक के असंसदीय वाक्यांश, जी मैं असंसदीय शब्द नहीं कहूंगा, एक्सप्रेशन है वो, भाव, जी उन शब्द वो इस भाव में प्रयोग किए गए हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि शकुनी, अब शकुनी जो है वो किस भाव में प्रयोग किया गया, क्या जी। किसी मेंबर के लिए किया गया, इन शब्द का एक्सप्रेशन किस उसमें आता है। तो ये सबसे पहली बार 90 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद में 99 में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद में अभी प्रकाशित हो रहा है। 99 वाला जो असंसदीय शब्दावली है ये मेरे पास में है, जी ये 99 में प्रकाशित है। इसमें 500 पृष्ठ है, कोई 15-20 शब्द या 100-200 शब्द ऐसा नहीं है। इसमें 500 पृष्ठ में सारे वाक्यांश दिए हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो संसद और हमारी विधानमंडल है, जी ये सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है और इसमें गरिमा बनी रहनी चाहिए। 105 के अंतर्गत सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता तो है, वाक स्वतंत्र तो है। वाक स्वतंत्र इस सेंस में है कि उनके कहे हुए बातों पर बाहर किसी प्रकार का केस नहीं चलाया जा सकेगा, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ये वाक स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 105 में दिया हुआ है, 106 में दिया हुआ है। लेकिन जो वाक स्वतंत्र है, वाक स्वतंत्र तो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम जो संविधान के प्रावधान के अंतर्गत बना है, उसमें अध्यक्ष को यह अधिकार दिया है कि वो विधानसभा की कार्रवाई को रेगुलेट करेंगे, और यदि उसमें वो पाएंगे कि कोई ऐसा शब्द जो कि डेरोगेटरी है, जो कि इस संसद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ये या किसी सदस्य या किसी मंत्री या किसी सदस्य या पीठासीन अधिकारी या गवर्नर या किसी दूसरे सदन के सदस्य के प्रति आरोपात्मक है, तो ऐसे शब्द में माननीय अध्यक्ष जो है या पीठासीन अधिकारी जो है वो ऐसे शब्दों को विलोपित कर सकते हैं, उसमें से आदेश दे सकते हैं, और ये उनके नियमों में प्रावधान है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ जी मुर्गा बना दो। अब यदि किसी मेंबर के लिए कहेंगे कि मुर्गा बना दो तो असंसदीय होगा। जी अब जैसे एक अभी चर्चा में ही आया था मीर जाफर और जयचंद, जी यदि किसी मेंबर के लिए कहा जाएगा कि मीर जाफर और जयचंद, तो वो असंसदीय होगा, क्योंकि किसी मेंबर के संबंध में आप डेरोगेटरी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जी ये आपको देखना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये संसद है, प्रदेश की सर्वोच्च, देश की सर्वोच्च संस्था है। विधानमंडल प्रदेश के सर्वोच्च संस्थाएं हैं, इनमें भाषा का तो प्रयोग। मैं देवेंद्र वर्मा जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा माफी के साथ में, और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में संसद में जो पीठासीन अधिकारी हैं, विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिनको हम लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति या विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं, क्या वाकई अब उनमें कोई दम वम बचा नहीं, उनमें कोई क्षमताएं नहीं बची, उनमें निर्णय लेने का मादा नहीं बचा, उनमें समझ नहीं बची, इसलिए इस प्रकार की पुस्तिका के माध्यम से वो सारे शब्दों को भावना को जाने बगैर ही प्रतिबंधित कर दिया गया। आपने बताया भाव महत्वपूर्ण है, किस भाव से कहा गया, पर अब भाव तो महत्वपूर्ण रहा नहीं, शब्द महत्वपूर्ण रह गया है। भावना महत्वपूर्ण रही नहीं, शब्द महत्वपूर्ण रह गया। आपने मुंह से निकाला विलोपित, आपने कहा यह सरकार निकम्मी है, हिम्मत कैसे हुई आपकी, विलोपित। तो आपसे समझना चाहता हूं कि आप इसकी मूल भावना को महसूस कर पा रहे हैं? जो आप भावना की अहमियत हमें बता रहे हैं, क्या ये सूची बताती नहीं है कि इसमें भावना है कि अब पीठासीन अधिकारी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए किताब के माध्यम से कानून की शक्ल ही दे दो कि कुल मिलाकर ये शब्द बर्दाश्त ही नहीं है हमें? कहिए ना देवेंद्र जी। ऐसा नहीं है जी, मैं आपकी बात सहमत नहीं हूँ जी ये जो है इसमें कहीं शब्द नहीं दिए हुए हैं। फिर मैं आपको कहूंगा जी इसमें कहीं कोई शब्द नहीं दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ, जी खानदानी चोर जी सदस्य के लिए कहा गया। अब खानदानी चोर लिखा हुआ है कि किसके लिए कहा गया, खामखा बकना सदस्य के लिए कहा गया, खुद की पोल खुलती है सदस्य के लिए कहा गया। तो वो भाव भी क्या था, वो जब शब्द का प्रयोग किया गया सभा में, तो
तो उसका भाव क्या था, वो भाव भी दिया हुआ है। जी। इसलिए ये एक्सप्रेशंस जो है, कोई भी शब्द, आज तक कोई भी शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं हो सकता। या तो देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि ये शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। राहुल देव जी मेरे साथ में हैं, देवेंद्र वर्मा जी के विचार के साथ में हैं, या जो जानकारी सार्वजनिक है, तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इस पुस्तिका के प्रकाशन के माध्यम से अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, वो सही है? राहुल जी। तो मुझे तो जितना गहराई से सोचो इसके बारे में लगता है कि ये तो विपक्ष को जी गूंगा करने की भी एक कोशिश इसमें दिखती है, सोच दिखती है, उसको शब्दहीन करने की दिखती है जी और भाषा को भी बिल्कुल निशक्त अशक्त करने की लगती है। ये भाषा के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जी। मजाक हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसे, अब अन्याय में क्या समस्या है, असत्य कैसे असंसदीय है, अब हमारे देवेंद्र जी चुन चुन के शब्दों को निकाल रहे हैं, ऐसे तो कम से कम इसमें 15-20 शब्द तो इसमें होंगे जिनको हटा देना चाहिए, मैं सहमत हूँ। जी 1500 शब्दों में हो सकता है कि 50 या 100 शब्द ऐसे हों जी जो सचमुच नहीं होने चाहिए, लेकिन बाकी शब्दों का क्या, जो 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 हमारे सामने शब्द आ रहे हैं, जी अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, दंगा, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, यानी मतलब फिर बचेगा क्या? तो अगर सांसद कैसे बोलेंगे, किस भाषा में बोलेंगे? जी मैं आपको बताऊं, हमारे साथ 2 यहाँ पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है जी कि जो चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो या राज्यसभा लोकसभा हो, ये माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं और उनसे यह अपेक्षित है जी कि वो जनता की भाषा में और जनता के मुहावरों में बात करें। जी उनसे हम विश्वविद्यालय के हिंदी और भाषा के प्राध्यापकों की किताबी हिंदी और भाषा अंग्रेजी की अपेक्षा नहीं करते। जी तो जो शब्द स्वयं प्रधानमंत्री, सारे के सारे मंत्री, सारे हमारे राष्ट्रपति, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो विभूतियां करती हैं और औपचारिक स्थानों पर करती हैं, उनको हम असंसदीय कैसे कर सकते हैं? तो फिर संसद में बहस होगी कैसे? संसद में बहस होगी कैसे, ये आप राहुल जी सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि यह नई इंडिया की नई डिक्शनरी है। जिन शब्दों से सरकार के कामकाज को ठीक तरह से बताया जाता था उनको बैन कर दिया गया है। राहुल गांधी के साथ पहली बार खड़ा होने का आपका मन कर रहा है? देखिए, ये मैं लोगों पर टिप्पणी नहीं करता। राहुल गांधी भी कई बार अच्छी बातें करते हैं और कई बार बहुत सारे अच्छे माने जाने वाले लोग बहुत घटिया बात भी करते हैं जी तो ये तो इस पर तो किसी का एकाधिकार नहीं है। जी तो हमें सबकी बातों पे कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी क्रोध आता है, तो सामान्य बात है। मैं निजी कोई बात नहीं करना चाहता। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी नहीं, बड़ा सवाल को ही मैं विस्तार देने की कोशिश कर रहा हूँ राहुल जी, और आपसे समझना ही चाहता हूँ कि विकल्प क्या है। हमने इस समस्या के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया, बात कर ली। निदान क्या है, क्या इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है? आपने तो उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं, लोकसभा में भी आपने कुछ समय बिताया है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के साथ सहयोगी के तौर पर, तो थोड़ा आप अपने जहन में कोई समाधान देखते हैं कि इस मसले के संदर्भ में क्या अगला कदम होना चाहिए? पहली बात जी, मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। पहली बात कि इस सूची पर दोनों सदनों में खुलकर बहस होनी चाहिए जी और फिर एक सर्वानुमति से एक निर्णय लिया जाना चाहिए, या सर्वानुमति से होगी नहीं तो बहुमत से ही चलिए कर लें, लेकिन एक बहस जरूर होनी चाहिए और वो देश की जनता के सामने होनी चाहिए। जी दूसरी बात, जिन शब्दों से वो आपत्तिजनक और संसदीय माना है हमारी राज्यसभा लोकसभा ने, ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके विकल्प भी बताएं। जी अगर वो विकल्प नहीं बताते तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो किसी भी शब्द को असंसदीय कहें और उसके प्रयोग को वर्जित करें। तो कुल मिलाकर एक बहस चाहते हैं राहुल जी सदन में इस पूरी सूची के संदर्भ में, तो कुल मिलाकर वो बहस किसी मुकाम तक पहुंचे, ये अपेक्षा राहुल जी कर रहे हैं। मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी देवेंद्र वर्मा जी से, तो देवेंद्र वर्मा जी आप आपत्ति व्यक्त कर रहे थे हमारे निष्कर्ष के संदर्भ में कि नहीं आप ठीक नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा आप अपनी बात को विस्तार देंगे, हम समझना चाहेंगे आपकी बात।
देखिए, ये जो असंसदीय शब्दावली, असंसदीय एक्सप्रेशंस जो हैं, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस हैं, जी ये कोई लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय ने छांट छांट कर नहीं बनाए हुए हैं। जी ये सारे एक्सप्रेशंस ये पूर्व में 1952 से लेकर और अभी तक जब ये छपी है पुस्तिका, तब तक पीठासीन अधिकारियों ने इनको असंसदीय ठहराया है जी और पीठासीन अधिकारियों ने इनको कार्रवाइयों से विलोपित किया हुआ है। ये जी कोई नए शब्द नहीं है जो कि नए शब्द अब नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे शब्द नहीं है। ये सारे जो है ये अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों ने ही इनको विलोपित किया है और पीठासीन अधिकारियों ने ही इनको असंसदीय घोषित किया हुआ है सदन में। जी ये तो फॉर रेफरेंस पर्पज, संदर्भ के लिए, केवल विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए, विधानसभा सदस्यों के लिए, इनके रेफरेंस के लिए कि भाई क्या क्या असंसदीय शब्द होते हैं, किस रेफरेंस में होते हैं, वो रेफरेंस भी चाहिए, केवल शब्द नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, जी एक भी शब्द कोई भी असंसदीय नहीं है, उसका प्रयोग किस ढंग से किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है वो असंसदीय होता है। जैसे किसी मंत्री के लिए कह दिया मिर्ची लग गई, जी अब ये असंसदीय हो गया। जी लेकिन दूसरी भाषा में यदि मिर्ची लग गई शब्द कहते हैं तो वो कोई असंसदीय नहीं है। जी अब जैसे एक बार हुआ कि गुजरात के एक मेंबर ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए कह दिया कि वो माता जी वहां पर बैठी हैं, जी तो माता जी को ये जो माता जी उस रेफरेंस में असंसदीय हुआ। तो ये रेफरेंस है, मतलब इसमें ऐसी नाराजगी की किसी की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत भाषा शास्त्री भी हैं, यहाँ पर उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये असंसदीय शब्दावली अभी तो क्या ऐसा हो गया कि क्योंकि ये इस समय छपा तो सबके ध्यान में आया और सब उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। मैंने पहले बताया ये सबसे पहली बार 90 में छपा, जी 90 में छपा, इसको केवल अपडेट किया है, 99 में छपा। मेरे पास में ये 99 की है। जी हम इसको रेफर करते रहते हैं जी विधानसभा में। जब भी कभी कुछ होता है और कोई मेंबर कहते हैं कि ये असंसदीय है, मेंबर ही उठाते हैं ये प्रश्न कि ये असंसदीय है। जी कई बार मेंबर्स उठाते हैं कि ये असंसदीय शब्दावली है, जी तो अध्यक्ष उसमें देखते हैं, हम अध्यक्ष जी को बताते हैं कि हाँ ये है कि नहीं है, पहले थी कि नहीं थी, और अब इस रेफरेंस में, क्योंकि हर बार रेफरेंस चेंज होता है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई ये नई चीज नहीं हुई है, ये पुरानी चीज हुई है। मैं आपकी बात से थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे शायद बाकी पैनलिस्ट भी होंगे। आप बोल रहे हैं कि भाव के संदर्भ में समझना जरूरी होता है, और आपने स्वयं उदाहरण दिया गुजरात विधानसभा का, इंदिरा जी के लिए कहा गया कि माता जी वहां पर बैठी हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, फिर तो हर शब्द ही बैन की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि किस रूप में कौन से शब्द को इस्तेमाल कर दिया जाए। तो फिर ये 1500 शब्द ही क्यों लिखित किए गए हैं, इसके संदर्भ में बताएंगे। महसूस ये हो रहा है देवेंद्र वर्मा जी कि वर्तमान की सरकार के कामकाज, तरीके, सोच को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग विपक्ष निरंतर कर रहा है, वो सारे शब्द इस सूची का हिस्सा बन रहे हैं। इसीलिए सवाल है, इसीलिए विवाद है, इसीलिए आशंका है, इसीलिए एक अघोषित आतंक की अनुभूति है। थोड़ा इस पे कहिए ना। ये सूची 90 से बनी हुई है, अंतर केवल ये है कि ये जो पीरियड है जी ये पीरियड दूसरा है, इसलिए सबको उसमें शक होता है। लेकिन ये 90 की सूची है, इसमें केवल कुछ ऐड हुए हैं। 99 की सूची है, उसमें कुछ ऐड हुए हैं, ये कोई अभी नहीं बना। जैसे बुद्धिहीन, जी अब बुद्धिहीन यदि किसी मंत्री के लिए कह दे कि मंत्री बुद्धिहीन है तो ये डेरोगेटरी है। क्या आपको नहीं लगता कि ये डेरोगेटरी है? जी या मंत्री को कह दे सदन में कि ये भ्रष्ट मंत्री है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डेरोगेटरी है मंत्री के लिए? या कोई कह दे कि ये बेईमान मंत्री है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डेरोगेटरी है मंत्री के लिए? आखिर इन सबका, ये हमारे बहुत माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, हम इनको माननीय कहते हैं, तो सदन में इस प्रकार की शब्दावली उनके लिए यदि प्रयोग करेंगे तब तो ये सदन का स्तर कहाँ जाएगा? एक और बात हो रही थी कि ये भाषा नहीं, सदन का स्तर ही गिर रहा है, तो मैं भी इससे सहमत हूँ। सदन का स्तर ऐसे ही तो गिरता है जब डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग सदन में होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, उसको पे कोई टोकेगा नहीं, उसको कोई कार्रवाई से निकालेगा नहीं, तो सदन में तो चाहे जो कहेंगे, किसी को भी। मैं थोड़ा उलझन में हूं, सदन की मर्यादा कैसे रहेगी, ये देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं। तो शब्दों के संदर्भ में ये जो है प्रस्तुत किया गया है, सदन की मर्यादा रखने के संदर्भ में दायित्व किसका है? सदन के सदस्यों का और पीठासीन अधिकारी का, जो सभापति की कुर्सी पर बैठा होता है। क्या सभापति
की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स की क्षमताओं पर भरोसा नहीं रहा कि इस किताब के माध्यम से वर्णित किया जा रहा है कि कौन से शब्द असंसदीय रहेंगे, ये सवाल जहन में आता है। इसको उत्तर लेने के लिए मैं कुमार प्रशांत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शंकरलाल तिवारी जी को कुछ समर्थन मिलता हुआ महसूस हुआ है देवेंद्र वर्मा जी के तर्कों से। तो शंकरलाल जी को लग रहा है इस समय पर उन्हें बोल लेना चाहिए, उनकी पार्टी के संदर्भ में शायद बचाव के कुछ तरीके निकल कर आए। जी शंकरलाल जी, आप अपनी बात कह ले। एक तो मैं विनती पूर्वक कहूं कि ये बहस संसदीय और विधानसभाओं की नियम परंपरा और उसके संचालन को लेकर हो रही है, इसमें दलीय मामला कुछ है नहीं। और इसलिए दूसरी बात, मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूं कि देवेंद्र वर्मा जी को समझने की कोशिश की जाए, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के किसी बात को कि यदि कोई भी निर्णय वर्तमान सरकार करती है तो मैंने देखा कि अपन उसके वो कह रहे हैं 1990 से ये सूची बनी हुई है, और वो कह रहे हैं शब्द तो कोई भी नहीं रोके गए, वर्णमाला का एक एक शब्द ब्रह्म है, मंत्र है। उन्होंने कहा कि किसी शब्द पर रोक नहीं लगी है। शब्द का लक्ष्य क्या है, शब्द जो है किस भाव से, क्या मंत्री को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किया गया है, आप उसको भ्रष्ट साबित कर नहीं पा रहे हैं, कोर्ट वो जा नहीं सकता है, और वहां आप उसे चोर कह रहे हैं। और इस नाते ये संसदीय कार्य पद्धति है, वर्मा जी ने समझाने की कोशिश की है। समझ तो हम सब पूछ रहे हैं शंकरलाल जी, 8 साल से आप सत्ता में हैं देश के संदर्भ में, 15 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता के संदर्भ में, पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लेने के लिए इन सारे शब्दों के माध्यम से देश और प्रदेश में आप वातावरण बनाते थे, और उसी के तहत विपक्ष से सत्ता पक्ष में आप पहुंचे थे। सत्ता में आने के बाद आपको अचानक लगने लगा है ये शब्द ठीक नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में उचित नहीं है, इन शब्दों का इस्तेमाल विधानमंडलों में प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी दलीलें वक्त के साथ बदल गई हैं। इन शब्दों ने ही आपको ऊंचाई दी, इन शब्दों ने ही जनता के बीच में तत्कालीन सरकारों के कामकाज के संदर्भ में एक वातावरण बनाने का निर्माण किया। आज आपको लग रहा है ये शब्द आपके लिए समस्या तो नहीं बन रहे, ऐसा एक वर्ग महसूस कर रहा है। मैं कुमार प्रशांत जी के पास आना चाहता हूं और कुमार प्रशांत जी से समझना चाहता हूं, क्या वाकई पीठासीन अधिकारियों की क्षमताएं इतनी भोतरी हो गई हैं प्रशांत जी, जिसके चलते भाव को समझने के लिए भी अब इस पुस्तिका की जरूरत है? देवेंद्र वर्मा जी बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शब्द प्रतिबद्धित नहीं है, उस भाव के साथ समझने की जरूरत है। तो भाव तो सदन में सभापति के तौर पर बैठा हुआ शख्स महसूस करेगा ना, किस भाव से क्या बात कही गई है। इन शब्दों को सीधे तौर पर बताया जा रहा है असंसदीय, थोड़ा आप उलझन महसूस नहीं कर रहे? हाँ, महसूस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ जी। लेकिन तिवारी जी को कुछ नहीं कहूंगा नहीं, क्योंकि उनके पीछे जो फूल खिला है उसका भार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तिवारी जी की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन वर्मा जी की बात सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझको जी, क्योंकि वर्मा जी अपने ही तर्क में इस बुरी तरह उलझ गए हैं कि जब वो कहते हैं कि कोई शब्द असंसदीय नहीं है, भाव असंसदीय है, तो भाव तो जब प्रकट होगा तब आप तय करोगे ना कि वो संसदीय है कि असंसदीय है। आपने तो शब्दों की सूची बनाई कि असंसदीय हैं, और फिर आप कह रहे हो कि उनके भाव क्या हैं वो देखना पड़ेगा। तो भाव तो प्रकट होंगे, उसी के लिए तो पीठासीन अधिकारी बैठा है, जिसको आपने माननीय वगैरह कहा। मुझको तो लगता है माननीय शब्द ही शायद असंसदीय है उस संदर्भों में। मुझको याद आता है कि एक बार बहस में, नाम नहीं लेता हूँ किसने कहा जी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर से कहा कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में ये बात आती नहीं है जी। जवाहरलाल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो हंगामा हो गया, कहा गया कि असंसदीय शब्द है। तो जवाहरलाल जी ने उसके कहा, भाई मेरे पास खोपड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसको असंसदीय क्यों कह रहे हो? तो एक समय ये संसद का स्तर था, शब्दों से क्यों इतना डर लगा हुआ है? तो ठीक कहा राहुल जी ने कि लोगों को चुप करा देने की कोशिश हो रही है जी। और वर्मा जी की ही बात को लेकर मैं कहता हूँ, अगर वर्मा जी इस पर कुछ रोशनी डालें तो ज्यादा अच्छा होगा, कि दरअसल में भाव है जिससे हम चिंतित हो रहे हैं जी। जो भाव आज के समय का बना दिया गया है, उसके कारण इन शब्दों पर लगे प्रतिबंध से चिंता हो रही है। क्योंकि आप ही कह रहे हो कि भाव महत्वपूर्ण है, तो आज के वक्त का जो भाव है वो अपने आप में बताता है कि ऐसी सूचियां बहुत खतरनाक हद पर हमको ले जाएंगी। तिवारी जी को चिंता होनी चाहिए, कभी वो जगह बदली तो आपका विमर्श समाप्त हो जाएगा। आप लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं कि किसी ने कह दिया है कि हम 40 साल तक रहेंगे तो हम रहेंगे,
अभी तो जनता ही तय करेगी आप कहाँ रहेंगे, लेकिन अगर आप उस जगह से हटे तो फिर आपके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बोलना जो है हम सब की बुनियादी ज़रूरत है, इसको बचाने की कोशिश में हम सबको लगना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत चिंतित, जो मैंने शुरू में आपसे कहा जी कि संसद इस तरह का रूप ले रही है, चिंता वहाँ है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो देखिए ना, सांसदों को सामान्यतः आप पकड़ नहीं सकते थे, कैद नहीं कर सकते थे, पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब वो सांसद जो है वो किसी कीमत के नहीं रह गए हैं। जी कौन उनको कहाँ पकड़ रहा है, कौन उनको जेल डाल रहा है, कौन लाठी मार रहा है, संसद में कभी चर्चा भी नहीं होती है। तो आप जिस चीज़ की चिंता नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। आप शब्दों को लेकर परेशान हैं तो परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिला के कुमार प्रशांत जी का कहना है कि जो भाव बना हुआ है वही भय पैदा कर रहा है, वही आशंका पैदा कर रहा है। और इसके बीच में मैं प्रताप भानु जी के पास जाऊं उससे पहले देवेंद्र वर्मा जी की, और उन्होंने इशारा किया कि देवेंद्र वर्मा जी चाहें तो रोशनी डाल सकते हैं। तो देवेंद्र जी, आपको ये रोशनी देना चाहेंगे हमारे भय को लेकर, भाव को लेकर, भावनाओं को लेकर? अभी जो प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं, जी खोपड़ी शब्द का उन्होंने उपयोग किया। जी खोपड़ी शब्द लोकसभा में, लोकसभा की कार्रवाई में असंसदीय है, जी असंसदीय किया गया है जी खोपड़ी शब्द को। ये जी। मेरे पास में है, मेरे पास में ये किताब है जी ये लोकसभा में, ये खोपड़ी शब्द ये लोकसभा में असंसदीय किया गया है। जी तो ये केवल इस टाइप के तर्कों से आप किसी चीज को गलत सिद्ध करने नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सारे ये असंसदीय शब्दावली, मैंने जो कहा भाव से आशय मेरा ये है, भाव से आशय मेरा ये है कि जैसे कहा कि व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। जी अब ये मेंबर को कहा, सदस्य को कहा व्यर्थ में समय मत बर्बाद करो। जी दिस इज डेरोगेटरी फॉर दैट मेंबर। वो मेंबर कुछ अपनी बात कह रहा है और उसको आप कह रहे हो कि आप व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। वो समय बर्बाद नहीं कर रहा, वो अपनी बात रख रहा है। तो माफ करें इस देवेंद्र वर्मा जी, संदर्भ, आप तो संसदीय मामलों के मर्मज्ञ हैं। यहाँ लोग बोलते हैं कि आपने देश को बर्बाद कर दिया। सदन में बैठे हुए व्यक्ति ने उनके बाजट के सदन में कह दिया कि आप वक्त बर्बाद मत करो, तो आप कह रहे हो ये असंसदीय हो गया। तो फिर सदन में बहस है किस बात की? कुल मिला के जय जयकार करने के लिए जाए ना। हम सब लोग सांसदों को जो भेज रहे हैं वो विधायकों को भेज रहे हैं। आलोचना के संदर्भ में, आपके क्रियाकलापों के संदर्भ में टिप्पणियां नहीं की जाएंगी तो फिर बहस रही कहां, आलोचना रही कहां? अगर केवल स्तुतिगान ही इन सदनों का उद्देश्य रह गया है तो फिर सारी बात ही बेमानी है। मैं प्रताप भानु जी के पास जाना चाहूंगा। प्रताप भानु जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई अब सदन स्तुतिगान के लिए रह जाएंगे? अगर हर संदर्भ में यह है कि आप एक सदस्य के संदर्भ में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे बोलने की बात कर रहे हैं, यहां माइक उठा के फेंक दिए जाते हैं, यहां पर एक दूसरे के ऊपर हमला बोल दिया जाता है, उसके संदर्भ में तो रोक लगाते नहीं। जिन शब्दों के उपयोग के माध्यम से जनसाधारण को यह बताने की चेष्टा की जाती है कि हम आपके कामों के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं, हम आपके कामों के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, हम आपकी नीतियों के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं, उन शब्दों को ही प्रतिबंधित किया जा रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर परेशान क्यों हो रहे हैं। कितना जायज है? देखिए हिमांशु जी, जी राहुल देव जी ने बहुत साफ कहा कि जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक जनता की आवाज होता है जी और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसे संसद के अंदर बोलने की और उसके आवाज को और उसके मुद्दों को पूरी हिफाजत देती है, उसको सुरक्षा देती, प्रदान करती है। और यदि हम वही बात अपने तरीके से और अपनी भाषा में नहीं कह पाए तो हमें सांसद या विधायक बनने का क्या अधिकार है? और सरकार को तो ये अधिकार है ही नहीं संविधान के खिलाफ जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कंट्रोल करे। 100 संविधान के प्रावधान 105, 106 पर वो अंकुश लगाए और पीठासीन अधिकारी या स्पीकर के विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। ये बुकलेट है क्या? असंवैधानिक है। राहुल देव जी ने दूसरी बात ये भी कही कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, इन शब्दों पे चर्चा होना चाहिए, इनके भाव पे भी चर्चा। जैसा देवेंद्र बाबू ने कहा, देवेंद्र वर्मा जी ने कहा कि इसके भाव, हर शब्द में हर भाव है, पर उसका उपयोग किस परिप्रेक्ष्य में कब कौन कैसे कर रहा है इस पर निर्भर करता है। पर इस पर यदि एक बहस होगी तो ये 1500 शब्दों की संख्या घटकर 100-200 रह जाएगी और उसमें एक यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरिएट को, सचिवालय को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है
स्पीकर को ही अधिकार नहीं है कि किसी भी पुस्तक को इस तरह के डिफाइन करके असंसदीय अनपार्लियामेंट्री वर्ड को वो डिफाइन करे और उसका नोटिफिकेशन कर दे। नोटिफिकेशन करे, ये प्रताप भानु जी का कहना है। पर मैं राहुल जी वापस व्यक्तिपरक सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आपने हालांकि कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं क्या करूं, मैं तो सवाल करूंगा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं राहुल जी कि आप एक सामान्य तौर पर बातचीत में ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो कैसे करेगा। लेकिन अगर आप पिछले 2 दशक की राजनीति को देखें तो विशेषण के माध्यम से अपने विरोधियों पर हमला करने का जो हुनर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, अभी उसकी मुकाबला करने की क्षमताओं में दूसरे लोग बहुत दूर दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये शब्दावली का प्रतिबंध माननीय मोदी जी के लिए भी समस्या बनेगा? वो जिस व्यंग्यात्मक तरीके से विरोधियों को अपने निशाने पर लेते हैं, इस सूची के माध्यम से उनको भी संकट में डाल दिया गया है। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे राहुल जी? आप जैसा दक्ष पत्रकार इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी तो दे, ऐसी हमें अपेक्षा है। तुम्हारी दक्षता कहीं कम नहीं है, बहुत ही दक्ष और दुष्टता वाला सवाल किया तुमने। तो अब ये बात सही है कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सूची को स्वीकार करके इन सभी शब्दों के प्रयोग को बंद कर दें तो मैं समझता हूं कि पूरा देश उनके पीछे चल पड़ेगा जी। मैं तो उनका भक्त हो जाऊंगा और बिल्कुल उनका शिष्य बन जाऊंगा कि अगर वो इन शब्दों के प्रयोग के बिना अपने भाषण देने लगे। और हम प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं, या अपने सारे मंत्रियों से क्या अपेक्षा करते हैं, या हम सभी राजपुरुषों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो जनता की भाषा का, जनता जिसको अपनाएगी, अनुसरण करेगी और उनसे सीखेगी जी। तो अगर हमारे नेता, हमारे सभी प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री संत्री सब ये शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, तो बिल्कुल राम राज्य तो आ ही जाएगा। और मैं ये भी कह दूं कि ये जो आज संसद की सूची है, इसमें सबसे ज्यादा अगर 2 विधानसभाओं की प्रतिबंधित शब्दों को शामिल किया गया है तो वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान है जी। तो दोनों कांग्रेस की सरकारें हैं। मैं ये प्रताप भानु जी को भी बताना चाहता हूँ। तो ये कोई बीजेपी का मसला नहीं है, केवल हर सरकार, हर सत्तारूढ़ पक्ष अपनी आलोचना को निरस्त करने की और उसको निरस्त्र करने की कोशिश करता है। तो राहुल जी ये कह रहे हैं कि अगर ये सूची को अंगीकार कर लिया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री ही अगर इसको अमल में ले आते हैं तो फिर तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि भाषा भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर भावनाओं के अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जाएगा तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्थान कहाँ रह जाएगा। ये देश इस बात के लिए सराहा जाता रहा है कि यहाँ पर भावनाओं के अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। आज की ये सूची प्रारंभिक तौर पर यह बोध करा रही है कि अब भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रतिबंधित होगी। जरूरत है कि इसका समय रहते निदान किया जाए। राहुल जी ने सुझाव दिया है सदन ही इस पर चर्चा करके समाधान खोजे। कुमार प्रशांत जी का कहना है कि संसद केवल भाषा के संदर्भ में चिंता ना करे बल्कि अपनी उपयोगिता के संदर्भ में ही विचार कर ले। तो 2 मूर्धन्य पत्रकारों के द्वारा जो बात कही गई है, क्या इस देश का मजबूत लोकतंत्र अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष इस आवाज़ को सुनेगा और इस आवाज़ को सुनकर किसी समाधान पर पहुंचेगा, जानने में हमारी दिलचस्पी है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। शब्दों के संदर्भ में हमारे यहाँ कहा गया कि शब्द ब्रह्म है। शब्द की संपदा के संदर्भ में तमाम बातें हमारे मनीषियों के द्वारा कही गई हैं। उनमें से ही एक दोहा हमें मिला जो ये कहता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वालों के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। कबीरदास जी ने यह बात कही थी, पर कबीरदास जी ने यह बात कहते समय यह नहीं सोचा था कि उनके ये भाव सत्ता के स्तुतिगान तक ही सीमित रह जाएंगे। इसका दायरा कहीं व्यापक था। उम्मीद है सत्ता में बैठे हुए लोग शब्द के सामर्थ्य और उसकी महत्ता को समझेंगे और कोई ऐसा फैसला लेंगे ताकि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कोई संकट महसूस नहीं किया जाए। इस उम्मीद के साथ अब ये याद कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।